अभी तो यूज कर रहे हैं ऑफिस, उसकी सबसे पहले जो है ना ऑफिस 95 में आई थी, जो कि थी जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले के जो सॉफ्टवेयर हुआ करते थे वो आपको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हुआ करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए काम करते थे। जो डॉस आप लोग जानते होंगे ना, डॉस बेस्ड सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस बेस्ड थे। तो उसको बोलते थे सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, क्योंकि हर कम्युनिकेट करने के लिए कुछ हमें टाइप करके देना पड़ता था। ठीक है। तब आया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब ये हुआ कि आप जो होम पे क्लिक करते हैं, एक तरह से पिक्चर ही तो है, तो ग्राफिक्स के जरिए हम अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑफिस 95 के बाद आपके पास 2000 आया, 2002 आया, 2003 आया, देन 2007 आया, 2010 आया, उसके बाद लास्ट लेटेस्ट चल रहा है आपका 2013। ठीक है। तो जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा 2007 एंड 2013। 2007 जो है आपको हम पूरी अच्छी तरीके से सिखाएंगे, बेस हमारा वही रहेगा, लेकिन जो चीज नई आई है 2013 में वो आपको हम 2013 पे बताते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको 2013 पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में 2013 ना हो, क्योंकि अभी हाल में आया है, तो मुझे नहीं लगता कि सारे ऑफिसों में ये है अवेलेबल। तो 2007 एंड 2013 को मिला के हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। 2013 का ऑफिस एक्सेल कैसा होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये एक्सेल 2013 है जो आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है। कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा ग्राफिक चेंज हो गया, कुछ नए ऑप्शंस आ गए, बाकी सब सेम है। मतलब इसको आपने सीख लिया तो इसको आप खुद सीख सकते हो। तो एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्सेल के जो लिमिटेशंस है, सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर वर्ड होता क्या है, डेफिनेशन क्या दोगे सॉफ्टवेयर की आप? आपने बीएससी आईटी किया है, आपको सॉफ्टवेयर नहीं पता इसका डेफिनेशन? तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आया ही होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो होगा ही होगा आपके है ना? सॉफ्टवेयर, पता है आप में प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा कल्चर हो गया है कि हम पढ़ते हैं एग्जाम देने के लिए। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज जो गो देखता हूँ, टीचर्स भी इसके लिए टीचर्स जिम्मेवार है। वो क्वेश्चन, कोई किसी चीज का क्वेश्चन बताते हैं, आंसर बताते हैं, कुछ चीज टॉपिक कवर करते हैं, तो वो इस चीज पे नहीं फोकस करते हैं कि ये टॉपिक बेसिकली किसके लिए है, हमारे लाइफ में इसको किस तरह से यूज करेंगे। वो बताए इसको इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में आता है और आता रहेगा, पिछले बार आया था, उसके पिछले बार आया था, उसके पिछले बार आया था। ये बता देते हैं कि सारे क्वेश्चन, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, या फिर आईटी से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, टीचर्स का एक ही मोटिव होता है कि हमारे क्लास में सारे बच्चे पास हो जाए। उनको लगता है कि बच्चा एग्जाम पास कर जाएगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डिग्री से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? डिग्री आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने का मौका दे सकता है, डिग्री आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं करा सकता है। डिग्री आपको कंप्यूटर कंप्यूटर एग्जाम के अंदर अपियर कर सकता है, डिग्री आपको एग्जाम क्लियर नहीं कराएगा। ठीक है। तो डिग्री आपको नौकरी के लिए ऑफर देगा बट नौकरी नहीं दिलाएगा। तो डिग्री की जितनी अहमियत है उससे 10 गुना अहमियत आपकी नॉलेज की है। समझे? तो मेरे इस क्लास में आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम ही नहीं है, इसलिए मैं हेड करता हूँ एग्जाम को। कोई सिस्टम नहीं है। टेस्ट थोड़े मोड़े होते हैं, लेकिन टेस्ट आपके लिए नहीं मेरे लिए होते हैं कि मैंने आपको कौन से टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं समझाया जो आपको समझ में नहीं आया। हाँ होते हैं, लेकिन वो टेस्ट आपके लिए नहीं मेरे लिए होते हैं। आपके टेस्ट, क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक रिपीट करने हैं, पता तो चले कौन सा टॉपिक आपको मैं रिपीट करूँ। वो टेस्ट मुझे पता था कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आपको रिपीट करो। एग्जाम में क्या हुआ कि अगर 100 नंबर का पेपर था, हमने उसमें से मान लो 60 लाया, वाह 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 हो गया यार, 60 आया उसको गोली मारो, 40 क्यों नहीं आया, इस पे फोकस करना चाहिए ना, जो कि हमारे इस सिस्टम में नहीं होता है।
60 आया सही है, लेकिन 40 कौन सा नहीं आया? क्योंकि एग्जाम का पेपर डिस्क्लोज ही नहीं होता है यार, हमें पता तो चले कि हमने कौन सा टॉपिक सही तरीके से स्टडी नहीं किया है। 10th पास कर गया इसका मतलब तो नहीं कि 10th में जो चीजें पढ़ा है वो आगे काम नहीं आएगा। देखो तो सही कौन सा चीज हमने गलत पढ़ा है, जिसके कारण से 40 कम आया है। ये बात मैं अपने टीचर्स को बोलता था। मैं हमेशा एग्जाम का पेपर निकलवा के दोबारा चेक करता था बचपन से, और इसलिए जो मेरे टीचर हुआ करते थे वो मेरे पेपर को केयरफुली चेक करते थे। अगर गलत आंसर है उसको सही कर दिया तो लड़ जाता था, आपने सही कैसे कर दिया इसको, गलत क्यों नहीं किया इसको आपने? क्योंकि मुझे बचपन से एग्जाम से मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी प्रिंसिपल मेरी मम्मी थी, तो मैं एग्जाम का टेंशन ही नहीं था। एटलीस्ट कितने बच्चों का पेपर था मैं खुद चेक करता था, ठीक है ना। तो नहीं तो हम ऐसे है ही थे नहीं, उस तरह से हम एग्जाम को सीरियस लेते नहीं थे। मुझे किसी बचपन से मेरा दिमाग अलग था कि किसी चीज को डीपली पढ़ना, और पढ़ने के लिए पढ़ना, ना कि इसके लिए पढ़ना। और जो सब्जेक्ट अच्छा लगता तो वही पढ़ता था, जो सब्जेक्ट बेकार है उसको देखता भी नहीं था। संस्कृत में इतना बकवास लगता था, आज तक मैं उसका एक पढ़ा भी नहीं मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर उसी में आया मेरे। जबकि आज तक उसको पढ़ा भी नहीं, मैं किताब खोलता ही नहीं था उसके लिए। जो सब्जेक्ट मुझे बॉडी बड़ी फील हो रही है कि नहीं इसको नहीं पढ़ना है, तो मैं पढ़ता ही नहीं था उसको। ओके, तो बैक टू डिस्कशन। सॉफ्टवेयर होता है क्लब ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किस क्या होता है, अगर हम कमांड देते हैं इसको बोल सकते हैं क्लब ऑफ कमांड, सेट ऑफ द कमांड्स। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन का क्लब करके हम कंबाइन बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाता है। जैसे कि हमने मान लीजिए न्यू किया, तो न्यू क्रिएट करना क्या है, एक कमांड हो गया, इसको क्लब करके एक सॉफ्टवेयर बना, ठीक है। फिर बारी आती है एप्लीकेशन। क्लब ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहा जाता है। एक्सेल एक एप्लीकेशन, एक्सेल के कई सॉफ्टवेयर, एक्सेल के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मिलके एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम हुआ एक्सेल, ठीक है। और पैकेज, पैकेज कहलाता है आपका क्लब ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि एमएस ऑफिस एक पैकेज हुआ, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और पैकेज रिलेट करता है। डेटा क्या होता है, डेटा को हम बोलते हैं क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, या फिर रॉ मटेरियल ऑफ द इंफॉर्मेशन। पिछले क्लास में बताई थी मैंने चीज आपको। इससे मतलब आप कितने केयरफुली क्लास देख रहे हैं। हाँ, तो प्लीज आप मेरी क्लास को सीरियसली लेना, पहले बोल रहा हूँ। मैं तो 3 महीने क्लास में 9 महीने 10 महीने खींच दूंगा। जब तक आप जिसको पढ़ोगे नहीं, मैं बताया मेरे पास सर्टिफिकेशन तो होती नहीं है जब आप एग्जाम पास कर गया चलो यहाँ से अगली क्लास में आ गए, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप टॉपिक को नहीं समझोगे मैं आगे कैसे आ जाऊंगा, समझ गए ना। आप समझोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप जितना जल्दी सीखोगे इसके लिए बेनिफिट किसका है, आपसे ज्यादा बेनिफिट मेरा है। आप जितना जल्दी सीट खाली करोगे उतना जल्दी बच्चा आएगा दूसरा, समझ गया ना। जब तक आपको पढ़ा रहा हूँ किसी और को तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना मैं। अभी क्या, अभी साथ को एक दो बच्चे जुड़ सकते हैं, लेकिन जब आपकी क्लास आगे निकल जाएगी तो जो बच्चे हैं वहीं रहेंगे ना, नया बच्चा तो बीच में एंट्री नहीं लेगा ना। तो आपसे ज्यादा मेरी जरूरत है आपको जल्दी पढ़ाना, ठीक है ना। तो इसके बाद सबसे पहले कोई सॉफ्टवेयर हम सीखते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमें चाहिए होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में हम जान तो रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में हमें उसके लिमिट्स के बारे में जाननी चाहिए। तो एक्सेल की लिमिटेशन पता होनी चाहिए, मतलब कि हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, रो को कितना बड़ा कर सकते हैं, एक में टाइप क्या कर सकते हैं, कितने पेजेस बन सकते हैं। तो अब बोलोगे कि इसको जानने की क्या जरूरत है, जितना मतलब बड़ा होगा मैं बड़ा बड़ा कर देंगे, जहां तक होना हो जाएगा, जहां तक नहीं होगा नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब इसकी लिमिट जानने से फायदा क्या है, हा? कोई एग्जाम में लिखने तो नहीं है, हम जितना बड़ा करना होगा बड़ा कर देंगे। बात तो सही है। आपको एक्सेल तक इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप प्रोग्रामिंग में जाओगे मतलब बीवीएम मैक्रो में जाओगे इसकी जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको इसको लिखना पड़ेगा रेंज
इस तरीके से कमांड के जरिए चलता है वहां पे कि ए बाई ए पूरे ए कॉलम का कॉलम बिट्स इक्वल टू इतना एक नंबर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको इसमें नंबर पता नहीं, आपको एक बहुत बड़ा कॉलम चाहिए, आपको लिमिट नहीं पता है, आप क्या डालोगे, सीधा 1000 डाल दोगे, है अंदाज से। लेकिन लिमिट अगर कम हुआ तो एरर आएगा पूरा प्रोग्राम, कोई क्योंकि बीवी में एक जहां एरर आता है उसका नीचे की चीज चलना बंद हो जाते हैं, जहां तक चले, जहां एरर आ गया उससे नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी लिमिट जानना जरूरी है। तो लिमिट्स की प्रिंट आउट मैंने आपको दिया था। हाँ सोनू, हेलो, हम अभी क्लास में हैं, 2 बजे से पहले फ्री नहीं होंगे। जल्दी आना लेकिन, जल्दी आना लेकिन, ठीक है। तो आपको प्रिंट आउट दिया था, आपने पढ़ा नहीं उसको, तो ठीक है। अगर मान लो प्रिंट आउट आपसे खो गया या फिर इन फ्यूचर में आपको कभी चाहिए जहां पे भी आपके वो प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं, या फिर शॉर्ट में मैं निकाला कैसे था, तो देखिए एक्सेल, जैसे मेरा मानना है कि एक्सेल सबसे अच्छा, एक्सेल का ग्रुप खुद एक्सेल है। F1 प्रेस करोगे तो एक्सेल हेल्पफुल का आएगा, इसमें हर चीज दिया गया है और सही तरीके से दिया गया है। क्यों, मैं जो चीजें बताऊंगा हो सकता है गलत भी हो, मेरी समझ हो सकती है गलत हो सकता है वो सही यूज ना हो, लेकिन जो एक्सेल के लिए जो हेल्प में जो चीजें मिलेगी वो चीजें हैं जो कि किसी प्रोग्रामर ने बनाई है जिसने एक्सेल बनाया है, ठीक है। आप लोग जाकर कुछ प्रॉब्लम ना करते हम लोग गूगल पे सर्च कर देते हैं, लेकिन गूगल पे जो चीजें दी गई है वो जरूरी नहीं कि 100% सही है, वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि गूगल पे हम जैसे लोगों ने डाला है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले किसी चीज के बारे में जानना हो तो किस पे जानोगे, गूगल एक्सेल हेल्प पे। एक्सेल हेल्प पे क्लिक करते आपके यहाँ पे उनके फीचर्स आ जाएंगे, इसके मैक्सिमम लिमिट एंड फीचर्स। इसमें कुछ फीचर्स है जैसे कि ओपन वर्कबुक, मतलब कि जैसे मैंने एक फाइल खोल रखी है ना, ऐसे वन टाइम में कितने फाइल खोल कर रख सकता हूं। तो इसमें क्या है, लिमिट अवेलेबल बाय मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेज, ऐसी चीजें बहुत जगह है यहाँ पे। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं बच्चों, बोल देते हैं कि अनलिमिटेड, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को बोला कि अनलिमिटेड कर सकते हैं, लिमिट नहीं अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड वर्ड कंप्यूटर को सूट नहीं करता है। क्यों अनलिमिटेड वर्ड क्यों नहीं सूट करता है, नहीं बोला, सच में आपने रट्टा ही मारा है। सिंपल सी बात हम जानते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर कुछ काम करते हैं तो मेमोरी में एक स्पेस घेरता है, छोटा ही स्पेस घेरता है लेकिन घेरता है। हुँ? लेकिन अब मान लीजिए कि एक चीज और है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, मान लीजिए इतने होना तो मुश्किल है, क्या पैसे हैं, और आपके अकाउंट से 0.000000 इतने पैसे कट गए, आपके लिए कुछ नहीं है, नहीं है ना, क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ये मेरे पास इतने पैसे अकाउंट में पड़े हैं और इसमें से ये चला गया, समुंदर से क्या बोलते हैं, एक बूंद निकाल लिया तो क्या दिक्कत जाना, लेकिन ये हर सेकेंड कटे तो प्रॉब्लम होगी ना, समझ गया ना। वही बात होती है कि जब हम कोई एक्शन करते हैं तो मेमोरी में एक स्पेस कैप्चर होता है, लेकिन उस एक्शन को बहुत ज्यादा करें तो कभी ना कभी मेमोरी तो फुल होगी। और हमारे पास अभी ऐसा कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ है जिसको हम अनलिमिटेड हार्ड डिस्क, अनलिमिटेड रैम, अनलिमिटेड प्रोसेसर, क्योंकि हमारे पास हर चीज की एक लिमिट है, रैम भी लिमिटेड है, हार्ड डिस्क भी लिमिटेड है, हम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन लिमिट तो है उसकी, कभी ना कभी तो फिल होगी। तो अनलिमिटेड जैसी फील हो रही है बट अनलिमिटेड वर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंड सिस्टम कैपेसिटी, ये वर्ड बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए इन फ्यूचर में कभी भी अनलिमिटेड वर्ड आप नहीं बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे पकड़ लिया था किसी ने, मैं इंटरव्यू दिया था
तो उसने बोल दी, कुछ पूछा था मुझसे कि कितने वर्कशीट हम ओपन कर सकते हैं, वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं एक एक्सेल वर्कशीट में। मैंने कहा अनलिमिटेड कर सकते हैं। उसने सुना दिया ये बात, बाकी सही बोल रहे हो, कोई लिमिट नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भरेगा नहीं, कभी नहीं कभी तो भरेगा ही ना। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट एक बार कैजुअली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम होगी तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्कशीट की साइज कितनी होती है, 10 लाख रो होते हैं, 16,000 कॉलम होते हैं, कॉलम विड्थ 250 कैरेक्टर है, रो की हाइट, पेज कितने हो सकते हैं, एक सेल में कितने टाइप कर सकते हैं हम। अब एक सेल में कितने टाइप करते हैं मतलब क्या होता है कि कभी कभी इन फ्यूचर में जब आगे फॉर्मूला आप लगाओगे ना, तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 1 लिखा, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है इसका लेंथ आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले से लाऊं, तो इसका लेंथ तो आपको 2 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में लेंथ 2 नहीं है, क्योंकि ये इस लेंथ पे। तो जब हम फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जब हमारा फॉर्मूले का जो एक करेक्टर दिख रहा है, करेक्टर हमारा 32,767 से ऊपर जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा सही होगा, फिर भी एरर आएगा। इसलिए एरर आएगा क्योंकि कैपेसिटी है 32,000 करेक्टर को झेलने की, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है किसी चीज की इन्फॉर्मेशन जान लेनी हो, मैं मान लो कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो इस पर कर्सर रखते ही आ जाता है, आपको हेल्प में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने माउस का कर्सर लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे सब चीज दिख जाएगा, ठीक है। या इस पे F1 प्रेस कर दोगे तो इसी चीज का सर्च में आ जाएगा। हर ऑप्शन का नहीं आता, लेकिन मोस्टली का आ जाता है, ठीक है। नहीं तो सर्च कर लोगे यहाँ से आप। अब बारी आती है शॉर्टकट्स की, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट जानना जरूरी क्यों? जब मेरे पास माउस है, किसी ने माउस को इतने मेहनत से इवेंट किया है, तो हम कीबोर्ड के पीछे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों माउस में टाइम वेस्ट होता है? हाँ, बेसिकली माउस पे हम स्पीड नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसका मोमेंट है, रोटेशन है। कीबोर्ड पे हम बना लेते हैं। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि कीबोर्ड के जरिए जब हम काम करते हैं तो हमारा 30% स्पीड बढ़ जाता है। ऐसे नहीं कि आप दूना स्पीड हो जाएगा, 30% 40% बढ़ता है माउस का अपेक्षा। दूसरा चीज ये है कि अगर आप इंटरव्यू इमेजिन करो कि आप इंटरव्यू में गए, आप पूरा काम कीबोर्ड से कर रहे हो, इतना स्पीड से कर रहे हो कि पता नहीं चलेगा उसको। जैसे हम माउस घुमाते हैं, ऐसी बात उंगली घुमाएंगे यहाँ पे, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि इसके पास कीबोर्ड की अच्छी खासी स्पीड है, मतलब कि इसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, इसको एक्सेल जानता है, ऐसी मेंटलिटी है। और ये बात कुछ हद तक सही है कि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप इस पर स्पीड नहीं आएगा, ठीक है। तो कीबोर्ड स्पीड होना जरूरी है, याद रखिएगा। तो किसी ऑप्शन के बारे में शॉर्टकट जानना है कि किस ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है, तो बस उस पर कर्सर ले जाइए, कंट्रोल भी। ऐसे हर ऑप्शन का शॉर्टकट आपको उसके कर्सर रखते ही मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी एक लिस्ट चाहिए, जैसे मैंने आपको निकाल के दिया था, ऐसे एक लिस्ट चाहिए जहां पे एक मैं उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने डेस्क पे लगा सकूं, अपने वर्कस्टेशन पे लगा सकूं। उसके लिए F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे शॉर्टकट्स, और इसमें आ जाएगा एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की। हर शॉर्टकट का फंक्शंस की आपके यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इसको रट्टा मार भी लोगे ना, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिमाग में बैठाना होता है। जैसे कंट्रोल सी करने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि कंट्रोल सी करना है, दिमाग अपने आप कंट्रोल सी कर देता है। क्यों? कि कंट्रोल सी को आप इतना बार रिपीट कर चुके हो कि दिमाग समझता है पहले ही, आपका हाथ उसी पर ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है ना। तो यूज करने से आएगा। तो यूज कैसे करोगे? तो आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे पीसी है, आप कम से कम 2-3 घंटे एक्सेल पे काम करो, कुछ भी करो।
हाँ तो वर्क क्यों नहीं है, आप डेटाबेस बनाओ, अपना मोबाइल का डेटाबेस बना लो, ईमेल डेटाबेस बना लो, कुछ रिसर्च कर लो, इंटरनेट है आपके पास, इंटरनेट से रिसर्च कर लो कुछ। जैसे आप Naukri.com पे जाओ, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का रिक्वायरमेंट निकालो। इमेजिन करना होता है ना काम। अब सबसे पहला काम हो गया कि मोबाइल का डेटाबेस बना सकते हो आप, और इन फ्यूचर में काम भी आ जाएगा। है आप ईमेल्स पे जो ईमेल के कॉन्टेक्ट हैं उसके डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है ना। अपने खर्चे मेंटेन कर सकते हो, थोड़े हुए लेकिन वही मेंटेन तो कर सकते हो ना, काम मिला ना। उसके बाद रिसर्च, जैसे कि आप अब आपको नौकरी जॉब करनी है तो जॉब पे रिसर्च करो कि कौन सी कंपनी है, किस तरह का पोस्ट निकल रहा है Naukri.com पे, किस तरह का पोस्ट निकल रहा है, ठीक है। और उसके बाद कि क्या मांग रहे हैं, क्या क्या मांग रहे हैं, क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, किस लोकेशन में है, नोएडा में, गुड़गांव में, कहाँ में, ठीक है ना। इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो आप Naukri.com से। इंटरनेट पे और भी सर्च, बाकी और भी सर्च कर सकते हो कि बीपीओ कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन आप एक डेटाबेस बनाओ कि नोएडा में कितने बीपीओ कंपनीज हैं, गूगल पर सर्च करो बीपीओ कंपनीज, उसके एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी जितना हो सके कलेक्ट करके रखो, काम मिल जाएगा, मन भी लगेगा आपको काम करने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक्सेल पे कुछ काम को कि यार बहुत सारे काम, एक्सेल आपकी हेल्प के लिए, काम के लिए नहीं। आप नोटबुक लिया तो क्या एक आपका काम है, अरे इस पे कुछ लिखोगे वो काम कहलाएगा ना। जैसे एक्सेल भी आपके नोटबुक की तरह ही है, रजिस्टर की तरह, रजिस्टर ले लिया तो रजिस्टर लेने से काम थोड़ी मिल जाएगा आपको, काम तो वो खुद क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो काम क्रिएट करो, किसी चीज पे रिसर्च करो जो आपको समझ में आता है, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है। इससे क्या होगा, एक तो आपका उसके बाद उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी आपकी, एक्सेल पे ही फैमिलर हो जाओगे काम करने से। लेकिन काम पूरा एक्सेल पे ही करो, ठीक है। जब वो काम करो तो माउस को बिल्कुल यूज मत करो, चाहे वो काम 10 मिनट काम या आधा घंटा में क्यों ना हो, पूरा काम कीबोर्ड से ही करो। धीरे 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 आपका एक दिन में नहीं होगा, लेकिन महीने में, 1.5 महीने में आपको स्पीड अच्छी होती जाएगा। ऑफिस में भी अगर जाओ तो ऐसा टाइम हो जब आपके पास काम कम हो तो आप कीबोर्ड के जरिए ही काम करो, माउस को अवॉइड करना, उसका बहिष्कार करो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं आपको सजेशन तो दे दिया कि माउस को हाथ मत लगाओ, माउस का सारा काम कीबोर्ड से करो, लेकिन हर काम करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि मुझे कलर अप्लाई करना है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, मुझे इस पे जाके क्लिक करने पड़ेंगे। तो जो जिस जगह पे आप माउस से जा सकते हो उस जगह आप कीबोर्ड से भी जा सकते हो। कैसे, अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करो, आप देख रहे हो ऊपर सारे मेनू बार एक्टिवेट हो गए, और आपके एक लेटर है वो आपका शॉर्टकट है। जैसे होम के अंदर जाना है ना, तो मैं कीबोर्ड का एच प्रेस करूंगा तो होम के अंदर के सारे मेनू बार एक्टिवेट होगा। कलर अप्लाई करनी है तो वापस एच प्रेस करूंगा, क्यों, क्योंकि एच है यहाँ पे, फिर कलर सेलेक्ट करूंगा। एक बार दिक्कत हुआ, अब माइंड में दिख गया कि एच से होम और फिल कलर के लिए एच है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम सिलेक्ट करोगे ऑल्ट एच एच। फर्स्ट टाइम दिक्कत होगा, सेकेंड टाइम याद हो जाएगा। जैसे बॉर्डर अप्लाई करना है तो ऑल्ट एच, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल, ऑल बॉर्डर, दिख रहा है आपको यहाँ ऑल बॉर्डर। तो अभी याद हो गया कि बॉर्डर अप्लाई करने के लिए ऑल्ट बी, ऑल्ट एच बी ए, तो आप इकट्ठा जाओगे ऑल्ट एच बी ए, ठीक है। तो ऐसे सारे मेनू बार है, इंसर्ट में एन दबाओ, इंसर्ट के सारे मेनू बार, चार्ट लगाना है, सी कॉलम चार्ट, कौन सा चार्ट लेना है, एरो की सिलेक्ट करो, एंटर मार दो, हाँ वो सारे ऊपर आ जाते, याद करने की जरूरत नहीं है, दिख नहीं रहा आपको, ये एम एच है, एन है, पी एम ए आर, ठीक है। राइट क्लिक करना हो तो कैसे करोगे, हाँ ये राइट क्लिक ऑप्शन होता है ना। अब इसमें एक चीज कॉमन है, ढूंढो क्या कॉमन है, हर ऑप्शन में एक चीज कॉमन है, हर जितने भी कमांड दिए है ना सब में एक चीज कॉमन है। देखो कितनी नजर तेज है आपकी, तो मतलब है कि चश्मे की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। इसमें हर ऑप्शन के किसी न किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन है, टी के नीचे है, सी के नीचे है, पी के नीचे है, ये शॉर्टकट है आपके।
मतलब कि मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है, जो नीचे अब आ रहा है ना फॉर्मेट सेल, तो मुझे माउस से नहीं आना होगा या फिर एरो की से नहीं आना होगा, एस प्रेस करूंगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब टैब से इसके अंदर मूवमेंट कर सकते हो आप, टैप एंड एरो एरो की से। ठीक है, लेकिन अगर आपको अलाइनमेंट में जाना होगा तो कैसे जाओगे? अलाइनमेंट पे यहां पे आना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल टैब होता है, कंट्रोल टैब से हम आगे जाते हैं और टैब से अंदर आएंगे, एरो की से अपना आगे मूवमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें मान लो हमारे कीबोर्ड का जो टैब है, मतलब कि हमें मतलब टैब से वापस नहीं आ पा रहा, आगे तो बढ़ रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे फॉन्ट पे आना है या अलाइनमेंट पे आना है, तो कैसे है? फिर मुझे पूरा लेके जाना पड़ेगा, फिर इसका शुरू से आएगा फिर आएगा यहाँ। उसके लिए होता है शिफ्ट, शिफ्ट हमेशा रिवर्स के लिए काम करता है, किसी भी ऑप्शन के साथ शिफ्ट दबा देते हो तो रिवर्स हो जाता है उसका, जैसे कि स्मॉल ए है, शिफ्ट दबाते क्या हो जाता है? टैब से हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल टैब से आगे बढ़ता हूँ, कंट्रोल टैब के साथ शिफ्ट भी दबा दूं तो उसका रिवर्स हो जाएगा। शिफ्ट रिवर्स का काम करता है, तो सिर्फ शिफ्ट नहीं करेगा, उसके साथ आएगा। ठीक है, एक एडिशनल है कि उसको लगने के बाद रिवर्स हो जाता है। तो शिफ्ट इससे नॉर्मल कंट्रोल टैब से आगे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे बैक आएंगे। अब कर्सर मूव करने के लिए आप एरो की का यूज करते हो? आपने कॉफी पीते समय आपका कॉफी गिर गया, गिराइएगा मत, कॉफी गिर गया और आपका एरो की खराब हो गया, अब मूवमेंट कैसे करोगे? टैब से आगे जाओगे पीछे आने के लिए, शिफ्ट हमेशा रिवर्स काम करता है, एंटर से नीचे, शिफ्ट एंटर से ऊपर। ठीक है, आपका कीबोर्ड ही खराब हो गया, क्या करोगे? कंपनी में कीबोर्ड खराब हो गया तो रिप्लेस करने की प्रोसीजर जानते हो क्या है? पहले आप जाओगे, टिकट रेज करोगे किसी के पीसी से, आईटी टीम का बंदा आएगा, आपके कीबोर्ड को देखेगा, रिपेयर होने वाला होगा तो रिपेयर कर देगा, नहीं रिपेयर होने वाला होगा तो उठा के ले जाएगा, आपको बोलेगा कि हार्डवेयर रिप्लेसमेंट की एक फॉर्म भरने के लिए, आप हार्डवेयर रिप्लेसमेंट फॉर्म भरोगे, आपका मैनेजर उसको अप्रूव करेगा, फिर आईटी के जो हेड है वो उसको अप्रूव करेंगे, फिर एडमिन के पास जाएगा, एडमिन परचेज ऑर्डर बनवाएगा, अपने से अप्रूव करवाएगा, देन जाएगा वेंडर के पास, वेंडर उसको अगले दिन डिलीवरी करेगा, फिर जाएगा स्टॉक में, फिर स्टॉक से वापस एडमिन, एडमिन से वापस आईटी, तो बस आएगा। मतलब कि 2 दिन खराब होने वाले हैं अगर कंपनी की पॉलिसी अच्छी हुई तो, अगर नहीं वो गवर्नमेंट ऑफिस हुआ तो हफ्ता मान लो। ठीक है, लेकिन जिस दिन खराब हुआ उस दिन आपको एक अर्जेंट मेल भेजना है और एक अर्जेंट काम करना है, तो कैसे करोगे? आ- आपके सिस्टम में एक होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, शायद अभी तक आपने देखा नहीं है इसको। ठीक है, इसको पूरा काम, कीबोर्ड का पूरा काम माउस से कर सकते हो। तो मैं सर्च कर लिया था, आपके एसेसरीज में होता है। ठीक है ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर विंडोज 7 है तो सर्च कर लेना, जब स्टार दबाते हो तो नीचे सर्च आता है ना, ये तो मेरा यहाँ पे मैं कुछ दबा देता हूँ तो मैंने लिख जाता है, तो विंडो 8 है। मैंने इसे याद कब किया था, मेरा भी कीबोर्ड ऐसे खराब हुआ, कीबोर्ड खराब नहीं हुआ था, मेरा क्या हुआ था कि @ का बटन का काम कर ही नहीं रहा था, अब मुझे किसी को मेल करना था, अब बिना @ के मेल तो हो नहीं सकती, हो सकती है, तो इसीलिए मैंने इस चीज को देखा और इसका यूज किया। करने का मतलब क्या है कि सिस्टम के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हर रिसोर्स का यूज करो। अगर आप मान लीजिए ऑफिस में अपना काम नहीं करते हो, हमारा कीबोर्ड खराब हो गया, अब बोले यार गवर्नमेंट ऑफिस की तरह क्या करना है, कीबोर्ड खराब हो गया हमारा, तो उसमें क्या होता है कि आपके भी उसमें प्रॉब्लम होता है कि आपका भी वर्किंग जो है वो कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे यूज करोगे, मतलब कि अगर आप एक दिन काम नहीं करते हो, तो बीपीओज में या बड़ी बड़ी कंपनी में क्या चीज होती है कि आपका अप्रेजल आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है। कैसे कि 100% आपको मिलेंगे, पॉइंट होते हैं, उसमें से 80% आई थिंक आपका परफॉर्मेंस डेली परफॉर्मेंस के हिसाब से कैलकुलेट होता है,
20% में आपका 10% आपका मैनेजर या अपना डिपार्टमेंट देता है, और उसमें से 5 एडमिन और एचआर के होते हैं, बट 80 आपका होता है। 80% कैलकुलेट कैसे होते हैं? आपका जो डेली जो काम भेजती हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपका एक फॉर्म भरना होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनी में तो नहीं होता है। छोटी कंपनी में क्या होता है कि डेली बेसिस पे आपको एक फॉर्म भरना होता है, जो होता है आपका डेली परफॉर्मेंस फॉर्म। और डेली जो आप काम करते हो ना, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। फिर जितने पॉइंट्स मिलते हैं, सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके फिर एक रेंज होता है कि अगर आपके पास 40 से 50 की पॉइंट है, तो आपका जो है 2% का अप्रेजल होगा, अरे आपकी सैलरी जो है 2% बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे जरूरी 2% ही, ऐसी परसेंटेज होता है। ऐसे बढ़ता जाता है 60 से 50 से 60 पे आपका 5% बढ़ेगा। हाँ, 60 से 70 पे आपका 10% बढ़ेगा। 70 से 80 पे आपका 20% बढ़ेगा। क्या आपका एक दिन कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, आपसे काम नहीं किया, उससे क्या हुआ कि आपका जो है 70 का पॉइंट आया, सही आपका जो है 69 का पॉइंट आया, एक पॉइंट आपका कम गया, या 69.1 समथिंग आया, या 8 आया। मतलब कि आप 70 की कैटेगरी में नहीं है। आपको पता है आपका एक साल का 10% सैलरी बर्बाद हो गई। एक दिन का काम आपने नहीं किया, तो आपका अप्रेजल क्या हुआ? 10% कम हुआ। अब पूरे साल का आपका 10% का सैलरी जोड़ लो। उसके बाद अगर अगली बार बढ़ेगा तो करेंट सैलरी से 10% बढ़ेगा, तो नुकसान आपका हुआ ना। कितना बड़ा नुकसान हुआ, इस चीज को नहीं समझते हैं कोई। मैं ऑफिस में जब काम करता था, तो हमारा जो बैच टीम वाले मेंबर थे, वो बार बोलते थे कि यार तू काम काम क्यों करते रहता है, कभी बाहर भी नहीं जाता है, लंच पे भी जाता है, भाग के आ जाता है, क्यों ऐसा क्यों करता है? यार अपनी कंपनी थोड़ी है, हम नौकरी करते हैं। फिर हमारे हर फ्राइडे के दिन गेट टुगेदर होता था, हमारे टीम मेंबर्स मिलके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो मैंने बताया, कुछ बताया सबको, टीम को सबको बताया, और मैंने चीज को समझाया कि अगर हम एक दिन काम ना करें, चाहे एक दिन काम कम करें, उससे कंपनी का कम ज्यादा कम होता है, नुकसान होता है, हमारा नुकसान ज्यादा होता है। तो बोले कैसे, हमारा क्या नुकसान ज्यादा कैसे होता है? पर हमें तो सैलरी रहे, उस दिन की सैलरी तो मुझे मिल रही है। तो फिर मैंने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर हम इस कैटेगरी में आ गए, हम एक दिन काम करने से हमारा 10% का नुकसान, 10% सैलरी कम हुई, तो एक साल तक 10% सैलरी कम आएगी, तो कितना सैलरी कम आया? फिर अगले साल जो मान लो कि हम 20 इसके कैटेगरी में आएंगे, तो 20% किसका बढ़ेगा? करेंट सैलरी का। जब तक जो 10% कम सैलरी है मेरी, फिर आगे ऐसी कंट्री रोटेशन हो जाएगा, तो कितना बड़ा नुकसान होगा, चांस देगा कितना बड़ा नुकसान चला जाएगा। तो इसलिए काम को हमेशा काम के बाद करना चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम का पूरा यूज करना चाहिए कि आपके पास जो टाइम मिला है, कंपनी को आपने 8 घंटा दिया, तो 8 घंटा आपकी कंपनी की है। सिर्फ कंपनी के लिए सोचोगे, कंपनी के लिए करोगे। 8 घंटे के बाद कंपनी कौन है पता नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हमने एक्सेल के ऊपर अच्छी तरीके से जान लिया, उसके रिसोर्सेज के बारे में शॉर्ट के बारे में जान लिया। एक्सेल से बाहर तो माउस यूज करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमने शॉर्टकट के बारे एक्सेल पे फोकस किया ना। तो क्यों ना बाहर के शॉर्टकट के बारे में जाने। तो आप डेस्कटॉप पे विंडो F1 प्रेस करोगे, तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प खुल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल एक्सेल की तरह। जैसे एक्सेल में जो चीजें पता नहीं है, ऐसे यहां भी आप ढूंढ सकते हो, चीजें सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया शॉर्टकट, है कीबोर्ड शॉर्टकट, ये आपके कीबोर्ड के सारे शॉर्टकट्स। तो इसको भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी यूज करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा आपका कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो कीबोर्ड शॉर्टकट समझ में आ गया आपको। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप आपने कोई फाइल बनाया है, अब मुझे इस फाइल के बारे में जानना है, आपको इस फाइल के बारे में जानना है, तो क्या है फाइल है? वो खाना खाने गया हुआ है।
पता चल रहा है? जब तक उसको खोलोगे नहीं, इसके डेटा देखोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि डेटा कौन सा है। सेम ऐसे ही क्यों ना इसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करें। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएं और इसकी प्रॉपर्टी में डिटेल फिल कर दें कि मैं इसके बारे में लिख देता हूं एरे फॉर्मूला। कुछ ऐसे बारे में जो लिखना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई एंड ओके। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे नहीं कि प्रॉपर्टी में जाकर देखना पड़ेगा, इस पर कर्सर लेके जाओगे यहीं पे दिख जाएगा। मतलब किसी फाइल को खोलने में जरूरत नहीं, उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इसका यूज क्या होता है कि हम ऑफिस में दिन में अपना जो है ना 15 से 20% टाइम सिर्फ फाइल को ढूंढने में खराब कर देते हैं। और मुझे मतलब उस कोई रिपोर्ट बनाना है तो इस फलाना डेटा पे बनेगा, रिपोर्ट कहाँ पे सेव था, तो ढूंढने में भी बता देते हैं। वो तो फाइल सर्चिंग करनी पड़ती है। गूगल इतना पॉपुलर क्यों है? वो भी एक ढूंढने वाली मशीन ही है ना। तो इसलिए आप अपने फाइल को जितना उसे सिंप्लाई कर सिंप्लिसिटी रखो, सिंप्लाइज कर दो, तो आपके लिए आगे बेनिफिट होता है। एटलीस्ट अगर ऑफिस में आप काम करते हो तो आप एक फाइल लोकेशन सिस्टम तैयार रखो। मतलब कि जो भी फाइल आप बनाते हो, जो भी आप काम करते हो, उसका एक सॉफ्ट कॉपी में एक्सेल में मेंटेन रखो, ताकि आपको ढूंढने पर आसानी होगी कि अच्छा मैं उस दिन क्या काम किया था, उसने अच्छा ये काम किया था, इसकी फाइल मैंने कहाँ रखी थी, डी ड्राइव में रखी थी, तो डी ड्राइव के बारे में लिखा होगा कि डी ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर में लिखा हुआ, तो हो सके तो हाइपरलिंक क्रिएट कर दो, क्लिक करते पहुंच भी जाओगे। इसके दो फायदे हैं, तो आपको सहूलियत होगी। दूसरा कि अगर किसी दिन छुट्टी पे रहोगे, आपका काम कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं कि छुट्टी पे हो तो काम नहीं होगा, कोई आपका बैकअप होगा जो आपका काम रिपोर्ट देखेगा। वो आपको बार बार फोन कर परेशान नहीं करेगा कि फलाना फाइल कहाँ पे है, या फिर हर बार आपको मैनेजर नहीं बोलेगा ये फलाना फाइल मुझे भेज दो, इसको उठा के सेव ड्राइव में डाल दोगे कि बॉस फाइल लोकेशन सिस्टम वाला खोलो, उसे जो फाइल चाहिए उसके सामने क्लिक करो, फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कि अगर आप जब इंटरव्यू देने जब आप सॉरी जब आप किसी जॉब को रिजाइन करोगे तो ये आपके हैंड ओवर में काम आएगा, वरना हैंड ओवर देने में एक एक हफ्ता लगता है। अब सीधे बता दोगे कि देखो बॉस मैंने जितने भी काम किए हैं सारे यहाँ पड़ा हुआ है, समझ लो, पढ़ लो, कोई दिक्कत हो फोन कर लेना। ठीक है। तो फाइल लोकेशन सिस्टम एक फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन का बना के रखो। क्लियर है?